हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। खासकर हम बात करेंगे आज इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। उसके बाद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट रह गए। जो एक्सक्लूड किया गया, फंडामेंटल राइट्स से हटाया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 1978 के बाद से वो केवल एक लीगल राइट रह गया है। अंडर आर्टिकल 300A भी डाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी है पहला फंडामेंटल राइट जो ग्रुप है। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक कवर होते हैं। हम आज बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 हमारा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखिए, सभी लोग चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी आर्टिकल हम पढ़ें सिंपल रटे ना, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझें। रियल मीनिंग जब तक समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में, क्योंकि एनालिटिकल टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तभी बेहतर हो पाएगी। आंसर राइटिंग में भी तभी लिख पाएंगे अच्छे से। तो समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो अलग अलग ऐसे सेंटेंसेस क्यों लिखे गए हैं, बीच में एंड है, तो दोनों की मीनिंग क्या सेम है, सवाल ये उठता है। तो दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। इसे नेगेटिव कोनोटेशन माना जाता है, इसे पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार आया है ब्रिटिश। और ये यूएस कॉन्सेप्ट है। अब मीनिंग क्या क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब ये माना जाता है नो वन इज अबव लॉ। नो वन इज अबव लॉ मतलब कानून के आगे सब बराबर है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। क्योंकि इसमें नो वर्ड यूज हुआ है, नहीं वर्ड यूज हुआ है, तो नेगेटिव कहा जाता है। तो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अब इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, मेल हो, फीमेल हो, ज़्यादा उम्र हो, छोटी उम्र हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये होगा नो वन इज़ अबव लॉ। सब मतलब कानून के आगे बराबर है। तो कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, तो कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये ना नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। और जबकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, in equal circumstances everyone will be treated alike, will be treated alike। एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि इंडिया में कोई 17 साल का लड़का मर्डर करे और एक 19 साल का लड़का मर्डर करे। ठीक है, तो 17 साल 19 साल का लड़का मर्डर करे तो इसके हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के बराबर, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सब कानून के आगे बराबर हैं। तो इसका मतलब है 17 साल और 19 साल के लड़के के ऊपर सेम तरीके से केस चलेगा, बराबर सजा होगी इसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। 18 साल से कम के बच्चों को, उन्हें बच्चा ही माना जाता है, टीनेजर, उनके ऊपर ना अलग तरीके से केस चलता है। उनके ऊपर एडल्ट की तरह केस नहीं चलेगा, वो जुवेनाइल माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 साल के लिए सज़ा होगी और सुधार गृह, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। नॉर्मल एडल्ट की तरह केस नहीं चलेगा उनके ऊपर। तो इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम बोले कि टीनेजर और जो 18 साल से ऊपर हैं एडल्ट, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से केस चलेगा। ठीक है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। या मेल फीमेल है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस में फीमेल जो हैं अपने हस्बैंड या परिवार जो ससुराल हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाती हैं, तो वो भी क्या है, अब जबकि मेल डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप नहीं लगा सकता अपनी वाइफ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कानून इसके, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है,
ऐसा भी होता है कि आपने देखा हो कई जगह पति पिट रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पत्नी ही पिट रही हो। वैसे तो 90% से ज़्यादा केसेस में देखा जाए तो फीमेल के साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन 10% केसेस में जहाँ पर मेल के साथ गलत हो रहा है तो उनके साथ भी गलत क्यों हो। उन्हें कोई अधिकार, उनके पास ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो अपनी वाइफ पे केस कर सकें कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ वायलेंस करा है, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब है कानून के आगे ना सब बराबर नहीं है। यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना डिस्क्रिमिनेशन विमेन के साथ ज़्यादा होता है, इसलिए विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस का विमेन को दिया गया है, मेल को नहीं दिया गया है। मतलब इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एवरीवन विल बी ट्रीटेड अलाइक। फीमेल इक्वल सर्कमस्टांसेस में, इसलिए फीमेल को एक जैसा ट्रीट करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस में मेल को एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल के उसमें एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ ना 75 to 80% जो केसेस हैं, जो लॉ है, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, इस कानून के आगे सब बराबर हैं, लेकिन हर चीज़ के ना एक्सेप्शंस हैं। सबको ना अलग अलग, हमारे यहाँ क्या है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग रखे गए हैं। फीमेल के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, कोई 18 साल से छोटा है उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। या जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी एक तो क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता जब तक वो गवर्नर या प्रेसिडेंट हैं, तो वो आर्टिकल 361 इम्यूनिटी देता है। कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है या हम भी क्रिमिनल एक्ट करें तो कानून के आगे सब बराबर नहीं है, उनको इम्यूनिटी है अंडर आर्टिकल 361। जब तक वो अपनी पोस्ट पर हैं उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ, ठीक है। उनके जो भी फैसले होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, उनके ऊपर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उनके फैसले के ऊपर उनसे रिलेटेड उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता, वो भी अंडर आर्टिकल 361 लिखा गया है। तो इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। तो कानून के आगे सब बराबर नहीं हैं, एक्सेप्शंस हैं हमारे उसमें। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 105, ये इम्यूनिटी देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 194 ये इम्यूनिटी देता है एमएलए और मतलब विधायक और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद सदस्य जो होते हैं, तो उनको इम्यूनिटी देता है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोलता है, कोई भी स्पीच देता है, उसकी स्पीच से अगर बाहर दंगे वंगे भी भड़कते हैं, कुछ भी होता है, तो पार्लियामेंट के अंदर बोली गई किसी भी बात के लिए पूरे हमारे देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, चाहे वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल हो, ठीक है। तो उन्हें इम्यूनिटी दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बेबाकी के साथ अपनी बात रख सकें। और क्योंकि ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, अलग अलग स्टेट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लगेगी, तो खुलकर पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पार्लियामेंट में एक हेल्दी डिस्कशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है अंडर आर्टिकल 19, वो वहाँ पर उनको थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। वो थोड़ा एब्सोल्यूटनेस की तरफ जा रहा है वो, हालांकि वहाँ भी एब्सोल्यूट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी लोकसभा के रूल्स हैं, राज्यसभा के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। कई वर्ड्स हटा दिए जाएंगे, प्रिविलेज का कंटेम्प्ट का केस भी बन सकता है वहाँ पर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज दी गई है कि वो लोकसभा के अंदर कुछ भी बोले, कहीं भी किसी भी कहीं पर भी कोई केस दर्ज नहीं होगा। या विधानसभा या विधानसभा परिषद, विधायक या विधानसभा परिषद के सदस्य जो है स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ भी बोले तो उनके खिलाफ कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। तो ये इम्यूनिटी उन्हें दी गई है। उसके अलावा इम्यूनिटी एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, यूएस के, फ्रांस के डिप्लोमेट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको भी इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 19 के, बस हमें ये समझना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, नो वन इज अबव लॉ, और इंडिया में 75 to 80% जो लॉ हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से बने हुए हैं और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हैं। ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एवरीवन विल बी ट्रीटेड अलाइक। जैसे महिलाओं के साथ गलत होता है तो उनके अकॉर्डिंगली उन्हें राइट्स दिए गए हैं, ठीक है।
या जो टीनेजर हैं क्योंकि वो बच्चे हैं तो इसलिए उनको अलग से राइट्स दिए गए हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, हमारे यहाँ लॉ बने हुए हैं जिसमें सर्कमस्टांसेस भी देखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।